नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बड़े दिनों से हिमाचल की न्यूज़ को फॉलो कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि किस तरीके से कुदरत जो है वो अपना पूरा कहर हिमाचल प्रदेश के ऊपर बरसा रही है। किस तरीके से कुदरत ने हिमाचल प्रदेश को तार तार कर दिया है। बहुत से लोग हैं जो मिट्टी में दब कर मर चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर, उनके आशियानाएँ उनके आंखों के सामने टूट गए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने करियर को, अपनी नौकरी को हमेशा के लिए गंवा दिया है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग दुकानें करते थे, जिनकी दुकानें इस आपदा में बह गईं। हम ये तो कभी नहीं समझ पाएंगे कि उन लोगों का दुख कितना है, जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया, जिन लोगों ने अपने आशियाने को खोया, जिन लोगों ने अपने रोजगार को खोया। हम ये कभी महसूस नहीं कर पाएंगे कि उनका दुख हो या उनका दर्द क्या है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं अपनी तरफ से पूरे दिल से अपनी पूरी जनता, पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ा हूँ। मैं हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जिनके साथ बुरा हुआ है। उनके हर दुख दर्द में मैं शामिल हूँ। मेरी हर प्रार्थना में वो सभी लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। मैं यही कहूँगा कि जो कोई भी मेरे साथ बात करना चाहे, मेरे साथ अपना दुख दर्द बांटना चाहे, मैं उसके लिए हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा तैयार हूँ। जो मुझे कांटेक्ट करना चाहे, मुझसे बात करना चाहे, वो मेरे ट्विटर या मेरे फेसबुक अकाउंट पे मुझसे बात कर सकता है। मैं हमेशा अपने प्रदेश के लिए तैयार हूँ, हमेशा अपने जनता के लिए, अपने लोगों के लिए खड़ा हूँ। ये बहुत बुरा समय है, लेकिन इस बुरे समय से बाहर निकलने के लिए हम सबको एक साथ ही चलना होगा और मैं आपका इसमें साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि ये हमारे प्रदेश के लिए, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल समय है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम सबको ये पता है कि ये जो कुछ भी हुआ ये एक प्राकृतिक आपदा है और हम सब कुछ प्रकृति पे डाल भी देंगे, लेकिन इससे होने वाला जो नुकसान है वो बहुत बड़ा है। जितना बड़ा ये नुकसान है वो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं ये हमारा प्रशासन का या कहीं ये हमारे पूरे सिस्टम का ही फेलियर तो नहीं। और ये एक्चुअली में वैसा है भी, क्योंकि ये जो नुकसान इतना बड़ा है कि ये सिस्टम का ही फेलियर लगता है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी बातें ट्विटर पर कही थी और एक सवाल जो मैंने ट्विटर पर पूछा था, जिसे शायद बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा, वो सवाल ये था कि इस पूरी प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के पीछे कौन जिम्मेदार है, असली जिम्मेदारी किसकी है। मेरे हिसाब से तो बहुत सारी चीजें इसमें गलत हुई हैं और उसके जिम्मेदार हम सब हैं। हम सब में हम आते हैं, यानी कि जनता, प्रशासन भी आता है, बिल्डर्स भी आते हैं, सरकारें भी आती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी आती हैं। सो सभी के सभी इस पूरी की पूरी प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जिम्मेदारी हम सभी की है। आपको मेरी बात आज बुरी जरूर लगेगी, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप सभी मेरे लिए मेरे परिवार की तरह हैं और मैं अपने परिवार से या अपने प्रदेश से कभी गद्दारी नहीं करूंगा। जो मुझे लगेगा सही अपने प्रदेश के लिए, मैं उस बात को जरूर कहूंगा। जो मेरे प्रदेश के लिए अच्छी चीज होगी वो मैं जरूर कहूंगा। जो मेरे प्रदेश को सीखना चाहिए मैं वो भी जरूर कहूंगा। सबसे पहली चीज जो मैं कहूंगा वो है, हिमाचल में किसी तरीके से भी कोई सुरक्षित शहर नहीं बनाया गया है। हिमाचल एक ऐसा लैंडस्केप है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है जो ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर भूस्खलन होना, बादल का फट जाना, ज़्यादा बारिश होना, भूकंप आना, बहुत सारी बर्फबारी हो जाना, इस तरीके के जो खतरे हैं वो हमेशा से बने हुए हैं। जब भी किसी ऐसे एरिया को डिज़ाइन किया जाता है, वहाँ पर लोगों के रहने की व्यवस्था को ठीक तरह से किया जाता है। जैसे कि एक घर से दूसरे घर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इसके बारे में भी सोचा जाता है। घर का डिस्टेंस इतना तो होना ही चाहिए कि वहाँ पर सूरज की रोशनी अच्छी तरीके से आ सके, हवा वहाँ से ठीक तरीके से फ्लो कर सके, यानी क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। घर में जो आने जाने की व्यवस्था है वो ठीक तरीके से की गई है, यानी कि अगर उस घर में किसी को इमरजेंसी के रूप में भी अगर किसी इंसान को बाहर निकालना पड़े तो वो निकालना आसान हो, उसमें चलने की उतनी जगह हो, उसको उस तरीके से किया जाता है। पानी पीने की पूरी व्यवस्था होती है, बिजली की पूरी व्यवस्था होती है। सड़कें ऐसे शहरों में खुली सड़कें होती हैं, बड़ी सड़कें होती हैं।
ताकि आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। खेलने कूदने की खूब जगह होती है। एक घर से दूसरे घर के बीच की में तो डिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया कि अच्छा खासा डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे इमरजेंसी सुविधाएं, कूड़ा उठाने का प्रबंध, पानी ना रुकने का प्रबंध, यानी पानी के निकास का प्रबंध भी बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी वहाँ इकट्ठा हो गया और पानी के प्रेशर से फिर बिल्डिंग गिर रही है। ऐसी सड़कें होनी चाहिए, ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए शहरों का कि पानी वहाँ से तुरंत चला जाए, पानी तुरंत निकल जाए। अगर बारिश हो, बहुत ज़्यादा बारिश भी हो, तो पानी निकल जाए अपने आप, बह जाए अपने आप। उस तरीके का प्रबंध भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे शहरों में। इसके साथ साथ इमरजेंसी सुविधाएं जैसे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस इत्यादि जो आराम से आ जा सकें। अगर आप घर में से एक बार कॉल करते हो, अभी फ़ोन मिलाया, तो 5 मिनट के अंदर वो जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं वो आपके घर में पहुंच जानी चाहिए। तो उसकी सुविधा कैसे होगी जब शहरों को अच्छे से डिज़ाइन ही नहीं किया जाएगा। जब मैं इन सुविधाओं की बात कर रहा हूं तो ये सारी सुविधाएं आपको हिमाचल प्रदेश के किसी भी शहर में नहीं मिलेंगी। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी अगर आप देखें तो बिल्डिंग्स एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं, पैर रखने की जगह तक नहीं है। इमरजेंसी सर्विस तो कहाँ से पहुंचेगी? वहाँ पर कुछ करने की जगह नहीं है। अगर आप शिमला में जा करके देखें, अगर मैं न्यू शिमला का भी एग्जाम्पल दूं तो वहाँ पर आपको क्लिनिक्स के रूप में क्या है? सरकारी क्लिनिक्स के रूप में वहाँ पर क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सड़कें बनी हुई हैं, सड़कों का जाल बना हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग चढ़ी हुई है, जगह चलने की भी नहीं है। अगर एक बिल्डिंग ऊपर से गिरनी शुरू हो तो पूरी की पूरा जो न्यू शिमला है वो ढह जाएगा। इस तरीके से तो न्यू शिमला को बनाया गया है। और बहुत सारे ऐसे शहर हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, ऐसे गांव हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जिनकी डिज़ाइनिंग अच्छे से हुई ही नहीं है। जो दूसरी समस्या है वो है कंस्ट्रक्शन का गलत होना। मकान का डिज़ाइन, मकानों का, शहरों का डिज़ाइन तो गलत है ही, पर कंस्ट्रक्शन भी गलत है। एक मकान और दूसरे मकान को इतना नज़दीक बना दिया गया है, इतना चिपका के बनाया गया है कि अगर भगवान ना करे किसी एक मकान में यदि मान लीजिए आग भी लग जाए ना, तो वो पूरे के पूरे जो बिल्डिंग्स उसके साथ जुड़ी हुई हैं वहाँ तक वो आग पहुँच जाएगी। एक छोटा सा हादसा अगर एक बिल्डिंग के साथ होगा तो वो सभी की सभी बिल्डिंग्स को अपने साथ में लेकर आगे चल पड़ेगा। यहाँ तक कि राहत का कार्य करना भी बहुत मुश्किल है। अब राहत का कार्य क्यों मुश्किल है? सड़कें ठीक से नहीं बनाई गई हैं, चलने के रास्ते ठीक से नहीं बनाए गए हैं। सबसे पहले तो राहत कर्मियों को पहुंचना ही बहुत मुश्किल है साइट पे। मान लीजिए किसी साइट पे कोई हादसा हो गया, उस साइट पे पहुंचने के लिए राहत कर्मियों को तो उसी रास्ते से होकर के गुजरना पड़ेगा जो शहर के रास्ते हैं। अब शहर के रास्ते टाइट ही इतने हैं, इतनी उसमें प्रॉब्लम्स है, इतने ट्रैफिक है कि वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। पहले मान लीजिए कि कैसे ना कैसे करके वो पहुंच गए। अब जो राहत कर्मी वहां पहुंचा है उसको अपनी जान का खतरा भी बना हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। अब वो डर रहा है क्योंकि वो बिल्डिंग्स भी गिर सकती हैं। तीसरी समस्या, जब वो इतनी सारी बिल्डिंग्स एक साथ गिरती हैं उसका मलबा इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि राहत कर्मियों को साइट पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो मलबे को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए जो लोग उसके अंदर दबे हुए हैं उन तक पहुंचने का समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और राहत कार्य में जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ही किसी के बचने की जो उम्मीद है वो कम होती चली जाएगी। लोगों को खोद करके निकालना पड़ेगा। आप खोद करके निकालेंगे कैसे? जब एक बिल्डिंग की जगह वहां पे 50 बिल्डिंग गिरी होंगी तो वो 50 की 50 बिल्डिंग को हटाना पड़ेगा ना किसी को निकालने के लिए। तो उसको उतना निकालना भी पड़ेगा मटेरियल, तो उतना निकालने के लिए समय जाएगा तो जो उसके अंदर दबा है उसकी बचने की उम्मीद खत्म होती चली जाएगी। हिमाचल प्रदेश में हमने यही देखा, अभी यही सब हुआ है शिमला में। बिल्डिंग्स गिर गई, राहत कर्मी पहुंच नहीं पाए, जब पहुंचे तो उनको निकाल नहीं पाए समय पे, जब निकाला तो लाशें ही मिली, और तो और कई लाशें ही गायब हो गई। और वो इसलिए हुई क्योंकि इतना ज़्यादा मलबा इकट्ठा हो चुका है कि उसे हिलाने के लिए भी कम से कम 10 दिन लगेंगे। तो आप ये समझिए, जब डिज़ाइन खराब होता है, जब शहरों को गलत बनाया जाता है, तो उसकी जो रिपरकशंस हैं, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। शहर के डिज़ाइन को मान लीजिए हम एक पॉइंट के लिए सही भी मान लें, हम कह दें कि चलो शहर अच्छे बने हैं, सब कुछ अच्छा है, कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा है, उसका मटेरियल भी अच्छा है, हम सब कुछ अच्छा मान लेते हैं। तो एक चीज़ जो अभी भी बनी हुई है वो है कि हिमाचल में फिर भी देखा जाए तो बेतहाशा बिल्डिंग्स बन रही हैं। बाकी की जो कंस्ट्रक्शन है उसका क्या? जो उसके बिल्डिंग के आसपास जो बाकी चीज़ें बनी हैं उसका क्या? अगर आप एक शहर को अच्छा मानते हैं तो शहर के आसपास जो बाकी चीज़ें बनी उनका क्या? अगर आप हिमाचल को ध्यान से देखें तो हिमाचल में जंगल खत्म हो चुके हैं और सिर्फ कंक्रीट के जंगल बचे हैं। बड़े से बड़े शहर में आप चले जाइए,
आपको बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स नजर आएंगी। बेतहाशा हिमाचल में बिल्डिंग्स बनाई गई, बिना सोचे समझे बिल्डिंग्स बनाई गई। दूसरी चीज, बिना सोचे समझे सड़कों को एक्सपेंड किया जा रहा है। जो नेशनल हाईवे है उसको 4 लेन बनाने की जरूरत है ही नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी शिमला के नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने की, लेकिन फिर भी उसको 4 लेन बनाया जा रहा है। इतने बुरे तरीके से पहाड़ काटे जा रहे हैं कि पहाड़ कमजोर हो चुके हैं, जंगल के जंगल काट दिए गए हैं। सड़कों की बनाने की वजह से नहीं, अदरवाइज भी बिल्डिंग्स बनाने से, घर बनाने से भी इतने जंगल काट दिए गए हैं, इतनी बुरी तरीके से जंगल काटे गए हैं कि जमीन कमजोर हो चुकी है। जगह जगह आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे बड़े बड़े शहरों के साथ, और उन कूड़े के ढेरों पे क्या किया जाता है? समय के साथ उन कूड़े के ढेरों को दबाया जाता है, उनको फ्लैट किया जाता है। फ्लैट करने के बाद उन कूड़े के ढेरों के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, और क्योंकि उन कूड़े के ढेरों के ऊपर बिल्डिंग खड़ी हो जाती हैं, वो बिल्डिंग्स कितनी मजबूत होंगी, कितनी मजबूती से वो टिकेंगी। अगर ऐसी कोई भी आपदा अगर फ्यूचर में आ गई, भगवान ना करे आए, लेकिन फिर भी बादल फटने की उम्मीद या भूकंप आने की उम्मीद को अगर हम कम भी माने, भगवान से प्रार्थना भी करें कि ना करे, फिर भी कभी ना कभी होने का खतरा तो हमेशा ही बना हुआ है। उस केस में ऐसी बिल्डिंग कहां ही टिक पाएंगी? आप खुद सोच के देखिए। इसके ऊपर एक और बात है कि लोगों में पैसा कमाने की इतनी होड़ मची हुई है, इतनी होड़ मची हुई है, बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बेचे चले जा रहे हैं, बिल्डिंग्स को फ्लैट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक बिल्डिंग के अंदर 5-5, 6-6 परिवार रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें फ्लैट वाइज बेचा गया है, फ्लैट की तरह बेचा गया है। एक फ्लैट 1 करोड़ में, 2 करोड़ रुपए में। इतना लालच आ गया है पैसा कमाने का कि उस बिल्डिंग के अंदर इतने ज्यादा लोग घुसा दिए गए कि वो जो बिल्डिंग है, वो उस जमीन के ऊपर, जिस जमीन पे वो बिल्डिंग बनी है, वो जमीन तो कमजोर होगी ही, क्योंकि वो जो जमीन है वो इतना बोझ नहीं ले सकती। या तो वो बिल्डिंग खुद ब खुद गिर जाएगी, अपने ही भार के ऊपर गिर जाएगी, या फिर अगर इस तरह की कोई भी आपदा आई और जमीन जरा सी भी हिली तो बिल्डिंग साथ के साथ ही बह जाएगी। और यही सब हो रहा है, यही सब आप शिमला में देख रहे हैं। लेकिन इस सब के पीछे असली जिम्मेदार फिर कौन हुआ? इसके पीछे जिम्मेदार हम ही तो हुए। और इसके साथ साथ आपने क्या कर दिया? आपने तो फ्लोर वाइज बेचा ही बेचा, लेकिन आपने फ्लोर वाइज बाहर के लोगों को भी बेचना शुरू कर दिया। पहले तो सिर्फ हिमाचली ही अलाउड थे, हिमाचली ही ले सकता था जमीन या मकान, लेकिन अब आपने क्या किया? नॉन हिमाचलीज को भी अलाउ कर दिया। उससे हिमाचल के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई। ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब है ज्यादा गाड़ियां ही नहीं, और भी ज्यादा सुविधाओं का इस्तेमाल। जब ज्यादा सुविधाओं का इस्तेमाल होगा, ज्यादा रिसोर्सेज को हम यूज करेंगे, तो हमारा जो बोझ है वो रिसोर्सेज के ऊपर ही पड़ेगा। हमने जमीन का ज्यादा इस्तेमाल किया मकान बनाने के लिए, तो जमीन के ऊपर बोझ पड़ा। हमने पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो हिमाचल प्रदेश में पीने का पानी भी नहीं मिलता है पर्याप्त। ये हम सब जानते हैं, ये कुछ छुपा नहीं है। जैसे ही हमने बाहर वालों को आना अलाउ किया, बाहर के लोग हिमाचल में आए, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी। पॉपुलेशन के साथ साथ हमारा पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ा, हमने बहुत पॉल्यूशन बढ़ाया। मैं ज्यादा साइंस में नहीं घुसूंगा, क्योंकि साइंस में जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि ज्यादा ज्ञान दे रहा है। मैं साइंस में नहीं जाऊंगा, हालांकि मैं खुद एक PhD इंजीनियर हूं, मुझे अच्छे से सब चीजों की नॉलेज है। मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, जिस 15 साल के एक्सपीरियंस में से मैंने कुछ साल टीचिंग भी कराई है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में एयरक्राफ्ट के इंजन्स को बना रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझ में ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं साइंस में नहीं घुसूंगा। उसके बावजूद भी मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पॉल्यूशन से होने वाले खतरे, और भी सिर्फ पॉल्यूशन ही नहीं है, और भी कई चीज़ें हैं जिससे कि धरती गर्म होती है। हम कहते हैं कि धरती गर्म हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका इफेक्ट सिर्फ गर्म होना नहीं होता। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट यहाँ तक सीमित नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का असली इफेक्ट तो है मौसम का बदल जाना। और मौसम का बदल जाने का मेरा मतलब ये है, मौसम से बदल जाने का, जहाँ पर बारिश होती थी वहाँ सूखा पड़ जाएगा, जहाँ पे सूखा पड़ता था वहाँ बारिश होएगी, जहाँ पे बर्फ पड़ती थी वहाँ पे तूफान आने लग जाएंगे, और जहाँ पे तूफान आते थे वहाँ बर्फ पड़ेगी या कुछ और हो जाएगा। तो मौसम का जो ये बदलाव है, जो मौसम पलटी लेता है, ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट है, और यह सबसे बड़ा और सबसे असली इफेक्ट है जिससे हमें बचना है। लेकिन हमने क्या किया? पॉपुलेशन बढ़ाई, पॉल्यूशन बढ़ाया, जिससे ग्लोबल वार्मिंग तो में हमने ऐड किया ही किया, और अपने प्रदेश की पॉपुलेशन को भी हमने ऐड किया, प्रदेश के पॉल्यूशन को ऐड किया, और प्रदेश के पूरे वेदर को, पूरे के पूरे क्लाइमेट को, हमने पूरे के पूरे मौसम को बदल कर रख दिया, जिसकी वजह से हमने आज ये हादसा देखा। मैं एक बात और कहूंगा, इसी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही मुझे एक बात आपसे कहनी है।
हमने अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें तो देखी होंगी, आप सभी ने देखी होंगी। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। शिमला और कालका के बीच में एक ट्रेन चलती है, जिसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। उस टॉय ट्रेन पे जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसमें जो रिटेनिंग वॉल्स हैं, जो रिटेनिंग वॉल्स बनाई गई हैं, वो आज तक खड़ी हैं। एक तो उन रिटेनिंग वॉल्स को मोटे पत्थर से बनाया गया है, और अगर आप उनके डिज़ाइन को ध्यान से देखें तो उनकी रिटेनिंग वॉल्स में आपको बड़े बड़े छेद नज़र आएंगे। ये जो छेद हैं, ये पूरे के पूरे पहाड़ के अंदर तक जाते हैं, और इनका जो मेन काम होता है वो पहाड़ के अंदर इकट्ठा होने वाले पानी को बाहर निकालना होता है। लैंडस्लाइड का एक बहुत बड़ा कारण, यानी भूस्खलन का एक बहुत बड़ा जो कारण है, वो ये होता है कि जो पहाड़ का डिज़ाइन होता है, पहाड़ एक इस तरह का स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर जब पानी गिरता है, या उसके ऊपर जैसे पानी गिरेगा तो पानी उसके अंदर सीप कर जाता है, उसके अंदर चला जाता है, और अंदर जाने के बाद वो पानी अंदर पहाड़ के अंदर इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा होने से क्या होता है, जो पहाड़ के अंदर की जो मिट्टी है वो गलनी शुरू हो जाती है, वो द्रव्य बनने लग जाती है, लिक्विड हो जाती है। और अगर उसको सही समय पर बाहर नहीं निकाला जाए पानी को, तो वो अंदर ही एक प्रेशर बना देता है, अंदर एक ऐसा प्रेशर इकट्ठा कर देता है जिससे उसके ऊपर की जो सारी चट्टानें और मिट्टी है वो बहनी शुरू हो जाती है। अब खुद सोचिए कि वो अंदर से लिक्विड हो चुका है, तो उसके ऊपर अगर सॉलिड रखा भी जाएगा, कोई हैवी चीज़ अगर लिक्विड के ऊपर रखी भी जाएगी तो वो बह जाएगी। तो उसी वजह से जो है वो लिक्विड जैसे ही बहता है, साथ के साथ ही वो सॉलिड भी बह जाता है, और पूरी के पूरा जो पहाड़ है वो भी बह जाता है, और पहाड़ के बहने से भूस्खलन होता है। तो जो अंग्रेज़ों ने ये डिज़ाइन बनाया था, उन्होंने वो बड़े बड़े छेद इसीलिए बनाए थे रिटेनिंग वॉल्स में कि वो अंदर तक चले जाएं पहाड़ों के, और वहाँ से उस पानी को बाहर निकाल दें। इसलिए अगर आप देखेंगे उनका स्ट्रक्चर आज भी खड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि उनको नुकसान नहीं पहुंचा होगा, पहुंचा होगा, लेकिन उसको कितने साल हो गए ये भी तो सोचिए। हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्राकृतिक आपदा है, ये 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने, बारिश इतनी बार हो गई, ये सब हम बहाने ले सकते हैं, ये बहाने लेने का हमें राइट है, हम बोल सकते हैं, हम भगवान के ऊपर भी सब कुछ डाल सकते हैं, और आज चुपचाप बैठ सकते हैं हाथ जोड़ करके कि हमारी तो कोई गलती ही नहीं, सारी गलती ही भगवान की है। लेकिन हमें ये तो समझना होगा कि आज से 200-300 साल पहले भी तो हिमाचल प्रदेश में कुछ हुआ होगा। आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं हुआ होगा? कभी कोई बारिश ही नहीं हुई होगी, कभी बादल नहीं फटा होगा हिमाचल प्रदेश में, कभी भूकंप नहीं आया होगा, कभी बाढ़ भी नहीं आई होगी हिमाचल प्रदेश में, कुछ भी नहीं हुआ होगा क्या हिमाचल प्रदेश में कभी पिछले 200-300 साल में? तो जब पिछले 200-300 साल में हिमाचल प्रदेश में बहुत कुछ हुआ होगा, और पुराने पुराने डिज़ाइन जो हैं वो बड़ी देर से चल रहे हैं, उन सब चीज़ों को झेल चुके हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि जो हमारे जो नए डिज़ाइन है, जो हम अब बना रहे हैं, इतनी सारी नॉलेज के बाद बना रहे हैं, इतनी इंजीनियरिंग के बाद बना रहे हैं, इतनी मेहनत के बाद बना रहे हैं, वो सब के सब गलत हैं, वो सब के सब टूटने लायक हैं? अगर ये सब हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती तो है। इसके बाद भी अगर हम ये कहते हैं कि ये जो सारा नुकसान है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भगवान की है, प्रकृति की है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इससे आगे आपको क्या कहूँ। मेरे हिसाब से तो हम सब जिम्मेदार हैं। हम सब में हम भी आते हैं, प्रशासन भी आता है, सरकारें भी आती हैं, बिल्डर्स भी आते हैं, सप्लायर्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग और भी आते हैं। मुझे तो लगता है कि हम सभी जिम्मेदार हैं, इसीलिए शायद भगवान हमसे नाराज भी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक प्लॉट खरीदा, आपने ये जो प्लॉट है इसके ऊपर एक बिल्डिंग बनानी है, आपने उसका एक डिज़ाइन भी आर्किटेक्ट से बनवा लिया। अब सरकार कहती है कि आप जब प्लॉट खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री आपने करानी है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये कहीं चेक नहीं करती सरकार कि आपने जो प्लॉट खरीदा है वो कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है प्लॉट का, क्या वो मजबूत प्लॉट है या ढीली ज़मीन पर बना हुआ प्लॉट है, इसके ऊपर सरकार नहीं देख रही। चले मान लेते हैं कि वो सरकार ने छोड़ दिया उस समय पे। आपने एक आर्किटेक्ट से एक डिज़ाइन बनाया अपने मकान का, आप वो डिज़ाइन ले करके दफ्तर में गए और उस डिज़ाइन को पास कराया और नक्शा पास करवाया और अपना मकान बना लिया। उस समय पर भी सरकार ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं जा कर के देख लेता हूँ कि ये जो मकान बना रहा है ये सही ज़मीन पर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। उससे भी बड़ी बात, कोई भी सरकारी इंस्पेक्टर कभी साइट पर आकर के, कभी उस प्लॉट पर आकर के आपके डिज़ाइन को चेक नहीं करता। वो एक बार भी नहीं देखता कि आपने जिस तरीके से मकान बनाया है वो सही है या नहीं। आपने जो बेसमेंट अंदर तक बनाई है, जितनी खुदाई आपने अंदर तक की है, वो सही की है या नहीं की है। आप कितना अंदर गए हैं ज़मीन के, कितना नीचे तक आपने उसको बनाया है, वो भी कोई नहीं देखता। कितने मजबूत पिलर हैं, कोई नहीं देखता। कितनी मजबूत आपकी बीम है, कोई नहीं देखता।
कौन सा कंक्रीट का आपने मिक्स लगाया, कोई नहीं देखता। अंदर बिजली की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या क्या व्यवस्था है, स्टोरेज कैसे होगी, सूरज कहाँ से आएगा, मतलब रोशनी कहाँ से आएगी, हवा कहाँ से, क्रॉस वेंटिलेशन कहाँ से होगा, कोई भी चेक नहीं होता। तो हम ये कैसे मान लें कि ये जो सारी की सारी जो गलती है वो केवल और केवल भगवान की है? गलती में तो हम सब शामिल हैं और हमें सबको इस गलती की ओनरशिप लेनी होगी, इससे सीखना होगा। पॉलिटिशियंस भी क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो आएंगे जिस जगह पे जो हादसा हो चुका होगा, उसके बाद वो उस हादसे पे पहुंचेंगे, काफ़ी समय के बाद पहुंचेंगे जब कुछ राहत कार्य भी हो चुका होगा, अपनी अच्छी से सिक्योरिटी वगैरह देख के वहाँ आएंगे, लोगों से मिलेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, फ़ोटो को फिर सोशल मीडिया पे डालेंगे, उसको वायरल करेंगे, देखिए हमने क्या क्या नहीं कर दिया। फिर इसी बात का कभी ना कभी मुद्दा बनाएंगे और फिर इसे इलेक्शन में यूज़ करेंगे इस मुद्दे को। लेकिन कभी भी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो सरकारें हैं, चाहे वो किसी भी जगह की सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारों का मतलब केवल और केवल हिमाचल की सरकार, मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ। सभी पॉलिटिशियंस ऐसे ही करेंगे और घूम फिर के फोटो वगैरह खिंचा करके आपसे चंद बातें करके चले जाएंगे। जो पावर में होगी, गवर्नमेंट में होगी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, राहत कोष आपको दे देगी। ये कह देगी कि जिसका मकान टूटा उसको 2 लाख रुपए दे दो, जिसके घर में किसी की मृत्यु होगी उसको 5 लाख रुपए दे दो। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेगी। अब जो 5 लाख रुपए दे रहे हैं वो लोग, मान लीजिए, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ वो दे रहे हैं, पर ये होना यही है, घूम फिर के यही होगा। वो जो 5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे किसी को भी जिसके घर में मृत्यु हो चुकी है, आप सोचिए क्या वो इंसान वापस आ जाएगा 5 लाख रुपए से? नहीं आएगा। सबसे पहली बात, क्या वो पूरे पैसे भी मिलेंगे उनको, वो वहां तक पहुंचेंगे भी? वो भी बहुत बड़ी बात है। फिर मान लीजिए जिसका मकान टूटा उसको अगर 10 लाख रुपए भी दे दिए जाएं सरकार द्वारा, तो क्या 10 लाख में मकान बनता है नया? नहीं बनता। 10 लाख में तो जमीन भी नहीं आती, शिमला जैसे शहर में तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो आपको क्या लगता है ये सब चीजें क्या है? ये घूम फिर के वही बात है कि मुद्दा यही है कि आपको, आपके दिमाग से इस बात को हटा दिया जाए, आपको कुछ चीज दे दी जाए और आपको बस ये कह दिया जाए कि ठीक है, आपको एक लॉलीपॉप दिया है, आप आराम से चूसते रहो बैठ के। लेकिन ये बात को पूरी तरह से भूल जाओ कि क्या आपदा आई थी, क्या नुकसान हुआ था, किस किस की गलती थी, क्या हम उससे कुछ सीख सकते थे या नहीं सीख सकते थे, आप क्या उससे हम कुछ सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते। इन सब चीज़ों के ऊपर कभी कोई बात नहीं करेगा। सब सिर्फ और सिर्फ सियासत करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हम सबको ये शक्ति दे कि हम इस प्राकृतिक आपदा से उभर सकें, इस कठिनाई के दौर से उभर सकें। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने जोश को, अपने गुस्से को हम पर से ठंडा कर दें, हमें माफ़ कर दें। लेकिन साथ के साथ हमें ये चीज़ ज़रूर सीखनी होगी कि हमें अपना काम ठीक से करना होगा, ईमानदारी से करना होगा। यहाँ बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी की है, समझ की है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती तो किसी और से सीखने में कोई बुराई नहीं है। मैंने बहुत बार ये चीज़ लिखी, बहुत बार ये चीज़ कही कि अगर सरकार चाहे, मुझसे मदद लेना चाहे, चाहे वो किसी टाउन और कंट्री को प्लान करने की मदद हो, चाहे वो शहर प्लान करने की मदद हो, चाहे वो शिक्षा में कोई हेल्प करने की मदद हो, तो मैं उस मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। लेकिन कभी किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई मुझे ज़बरदस्ती कांटेक्ट करे। आप ये ना समझिए ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई है कि मैं आप सभी को जागरूक करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप चीज़ को समझें, आप इस चीज़ से कुछ ना कुछ सीख लें और आगे अपने आप उस सीख को इम्प्लीमेंट भी करें। अगर आप कभी घर बनाएं तो कम से कम ऐसी जगह पर बनाएं जहाँ पे एक घर से दूसरे घर के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, अच्छी सड़कें बनी हो, पानी की अच्छी सुविधा हो, आसपास कुछ थोड़ा बहुत खेलने की सुविधा हो। तो इस तरह से आप जब कुछ चीज़ सीखेंगे, जब चीज़ें खुद करेंगे, तो आप इन प्राकृतिक आपदाओं से भी शायद बच सकें। मैं इसी उम्मीद के साथ कि भगवान हम सबको माफ़ करेंगे, भगवान हम सब के लिए अच्छा करेंगे, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।